क्या बोल रहे जोशी जी? देश के तोड़ने का बात किया है सर, देश का तोड़ने का बात कल जो किया है, अब बजट के रिएक्शन देते हैं उसके बारे में हम उसे रखना चाहते हैं सर। जो देश तोड़ने का बात हुआ है सर, ये बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसीलिए इसको उठाने का इजाजत दिया जाएगा। प्लीज नो, आफ्टर क्वेश्चन 1 नो। बारह बजे कुछ बोलना चाहते हैं जोशी जी? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? 12 बजे। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री कृष्णपाल सिंह यादव। प्रश्न संख्या 1। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया है, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें 30% वन क्षेत्र है और जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियां जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसे मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है, और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को इन औषधियों के उचित मूल्य मिल सकें? परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, उन्होंने जो सवाल की है, मैं इनके लिए यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब से देश और दुनिया में मान्यता मिली है, और इसके मूल कारण एक ही है। पिछली 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को, पहले विभाग हुआ करता था, उसको मंत्रालय बनाया गया है, और साथ साथ में जितना भी बजटरी सपोर्ट का साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रिसर्च सेंटर्स इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोग की है, उनकी निरंतर कोशिश की वजह से आज आयुष ने दुनिया में मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। और इसकी वजह से आयुष का क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट हो, प्रैक्टिस हो, इसका क्रेडिबिलिटी बढ़ चुका है। और इसलिए देश में भी जनता जानना चाहता है कि आयुष को देश के अंदर किसान और हर प्रांतों के लोग कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके जरिए हमारी नई पीढ़ी हो, किसान हो, उसके लिए उत्पादन के लिए का साथ साथ उपार्जन के लिए क्या रास्ता दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में इतना ही मैं कहूँगा कि हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, इस प्लांट बोर्ड के जरिए हम स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को हम सहयोग करते हैं, और किसान को भी हम ग्रुप ऑफ किसान को हम क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए सहयोग करते हैं, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और उनकी फिनिश जो प्रोडक्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको कैसे स्टोरेज किया जाएगा, कैसे उसका वैल्यू एडिशन किया जाएगा, मार्केट लिंकेज दिया जाएगा,
बायर सेलर्स मीट भी आयोजन किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम किसानों को इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए इसी स्कीम के द्वारा हम हमेशा मदद करते आए। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय आयुष प्रणाली को बेहतर प्रकार के लिए अच्छे आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है, लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है? साथ ही आयुष प्रणाली की चिकित्सा शिक्षा बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला गया है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेशों में या देश की हृदय स्थली मेरा मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने पर कोई विचार है? हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर, इस पर अगर नया कोई व्यवस्था जोड़ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रस्ताव आए, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के जरिए अगर प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से मंत्रालय इस विषय को विचार करेंगे। श्री उन्मेष पाटिल। धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2014 में आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन करके हमारी संस्कृति को एक अभिन्न हिस्सा जो हमारा देश मर्च चरक की जो भूमि है। मैं महाराष्ट्र जिस जिले से मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, पाल से लेके पाटना देवी तक हेल्थ प्लस वेल्थ का जो जोन बोलते हैं वो एरोमेटिक्स और मेडिसिन प्लांट की बड़ा प्लांटेशन हमारे यहाँ है। मैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री जी का जो डबलिंग इनकम का जो संकल्प है उसके लिए ट्रेडिशनल क्रॉप्स कॉटन, शुगर केन, उसके अलावा मेडिसिनल और आयुर्वेदिक प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों को भी ऑप्शंस मिलेंगे और उसके लिए क्या कुछ आयुष मिनिस्ट्री और मेडिसिनल बोर्ड का कुछ ऐसी योजना है कि जिससे द्वारा हमारे किसान को भी आय बढ़े और आयुष प्रोडक्ट के लिए भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होके? अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारे सेंट्रल सेल्टर स्कीम जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इसके जरिए हम ग्रुप ऑफ किसानों को इस विषय पर प्रोत्साहित करते हैं। वो स्कीम हमारा पास है। स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से अगर वो हमें प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम मदद करते हैं। और इसका जो स्कीम है, इस स्कीम मैक्सिमम हमारे 1 करोड़ 20 लाख तक, अगर 1 करोड़ 20 लाख से ग्रुप ऑफ किसान एक साथ आए, वो प्रस्ताव भेजे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए, तो उसको हम 60 लाख तक शुरुआत में ही दे सकते हैं उनकी क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के सिलसिले में। उसके बाद अलग अलग स्कीम के लिए भी उनको फिर से हार्वेस्टिंग का बात, वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंग इत्यादि के लिए हम 27 लाख भी फिर दे सकते हैं। कुल मिला के सारे स्कीम पर अगर किसान शामिल हो जाए निष्ठापूर्वक, निश्चित रूप से उपार्जन की एक बढ़िया एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 श्रीमती रक्षा निखिल। क्वेश्चन नंबर 2 माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पर रखिए। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कोविड के समय से टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेंसी की सुविधा को बढ़ावा दिया है और उसके माध्यम से हमारे देश के 20 करोड़ से भी अधिक लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या सरकार और आगे कुछ कदम उठा रही है क्या, और उसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र में और ख़ास करके मेरे जलगांव और बुल्ढाना जिला में इसके कितने सेंटर हैं? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हमारे अनेक प्रयास आरोग्य मंत्रालय में चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा टेली कंसल्टेशन है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो डॉक्टर टू डॉक्टर भी दिया जाता है और डॉक्टर टू पेशेंट भी दिया जाता है, जिसमें स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन गांव की
पेशेंट को भी मिले, ताकि उसके समय की भी बचत हो, पैसे की भी बचत हो और इजी एक्सेस डॉक्टर्स का मिले। माननीय सांसद महोदय ने जैसे कहा कि आज तक का कितना कंसल्टेशन हुआ है, तो मैं सदन के आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा टेली कंसल्टेशन आज तक देखा। कोविड के बाद एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा भारत हम देख रहे हैं, तो जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा टेली कंसल्टेशन सक्सेसफुली हुए हैं और जिसमें महाराष्ट्र में मैं कहूँगी तो 68 लाख पेशेंट ने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सुविधा ली है। माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र में कितने ऐसे हब एंड स्पोक्स है, तो हब की संख्या 2000 से ज़्यादा है और स्पोक्स 9000 से ज़्यादा उसमें जुड़े हैं। और उसके डिटेल में जैसे सांसद महोदय की क्षेत्र से जुड़ा हुआ तो डिटेल भी मैं आप तक भेज देती हूँ। और ये हब एंड स्पोक मॉडल है जिसमें लगातार संख्या बढ़ाई जा रही है। जो चिंता जताई है कि क्या स्ट्रेंथन करेंगे, तो बिल्कुल ECRP 2 का बजट दिया गया था हर एक स्टेट को इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज के माध्यम से, तो उसमें टेली कंसल्टेशन सुविधा स्ट्रेंथन करने के लिए हर एक राज्य हर एक ज़िले को स्ट्रेंथन किया गया और जिसमें से आज लगभग हम देख रहे हैं 4 लाख पेशेंट पर डे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री नो। यस अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है हमारे देश की, उसको बढ़ावा काफ़ी दिया है और मैं जानना चाहती हूँ कि इस टेली कंसल्टिंग के माध्यम से क्या हम आयुष की कंसल्टिंग भी शुरू कर सकते हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सवाल टेली कंसल्टेशन जो हम इमरजेंसी लेवल पे अगर गांव की पेशेंट और डॉक्टर की जल्द से सुविधा उपलब्धि के बारे में है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि क्या इसमें आयुष मिनिस्ट्री जुड़ सकती है, तो ज़रूर इस बारे में हमारे दोनों कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई है, चर्चा भी हुई है और टेली कंसल्टेशन के माध्यम के लिए दोनों क्षेत्र से जोर देने पर हम विचार कर रहे हैं और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक को जोड़ने की लगातार प्रयास हमारे मंत्रालय से हो रहा है। धन्यवाद। श्रीमती टी सुमति। Thank you very much, Honourable Speaker, sir. I'd like to ask through you the Honourable Minister whether the Minister has taken any steps to encourage interstate cooperation regarding the televised advices regarding the medical health and partnership for the exchange of best practices and advancement in healthcare, particularly in this telecommunicated medicine. Also, I'd like to ask Honourable Minister through you, sir, whether the Minister has explored the possibility of creating a collaborative framework to address the regional health disparities of other states. Thank you. धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि हर एक स्टेट को एंड इंटीग्रेटेड, तो हम लोग अभी जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे काम कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज एक हब रहेगा, टर्शरी केयर एक हब रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक हब रहेगा और जो स्पोक्स के माध्यम से हमारे प्राइमरी सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद द टर्शरी केयर विद टू द प्राइमरी केयर। सो इसमें हर एक ज़िले में ये प्रयास हो रहा है। सो इन योर स्टेट योर टर्शरी केयर इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद प्राइमरी केयर, जिसमें हम लोग मेडिकल कॉलेज, district hospital, PHC को, PHC again the second level PHC is going to connect with sub center. So micro level पे ये plan हो रहा है and the numbers you can see 20 crores teleconsultations are going to improve कि हम लोग उसमें सही दिशा में connectivity कर रहे हैं और जिसमें मैं कहूँगी कि फॉलोअप ऑफ द पेशेंट के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो रहा है, डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए भी ये ज़्यादा उपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि महिला का कंसल्टेशन इसमें ज़्यादा हुआ है। तो महिला जैसे गांव से ज़्यादा प्रवास नहीं कर पाती है टर्शरी केयर के लिए, तो महिलाओं के लिए ये ज़्यादा लाभदायी हुआ है और आपके सजेशंस के माध्यम से हम इसे और इंटीग्रेटेड वे में बढ़ाने के लिए काम करें। थैंक यू। श्री श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे आपने सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया है।
मैं देहात के छोटे से गांव में से आता हूं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेशेंट को ऑनलाइन चिकित्सा सलाह मिलने पर ई संजीवनी के तहत उन्हें घर पर दवाई उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के मन में है क्या? क्योंकि आजकल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी दवाएं मिलती नहीं है, तो ग्रामीण भागों में दवाई मिलना मुश्किल है और दूर दूर के गांव में रहने वाले सलाह मिली है लेकिन औषध नहीं मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई योजना है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो योजना कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका दो पहलू है। एक है कि दूर सुदूर गांव में मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले। भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60% पैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई भी स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, उसको मुफ्त मेडिसिन मिले, उसके लिए भारत सरकार की ओर से 60% पैसा दिया जाता है। 40% स्टेट डालते हैं और उसको मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा प्रश्न है टेली कंसल्टेशन गांव तक कब पहुँचे, और उसके पहले के प्रश्न का भी मैं रिप्लाई उसमें देना चाहूँगा कि हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। हब के रूप में काम करना यानी कि वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर का एक रूम होता है और नीचे से कोई भी कॉल आएगा तो तुरंत ही वहाँ रिसीव करेगा और वर्चुअली वो कनेक्ट हो जाएंगे। और जब स्पोक के यहाँ यानी कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ गांव के कोई पेशेंट आएंगे, गांव के कोई पेशेंट आके वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या तो MBBS डॉक्टर है उसको मिलेंगे, वहाँ उसका कंसल्टेशन होगा। वहाँ के डॉक्टर को ऐसा लगे कि उसको टर्शरी केयर की आवश्यकता है और कोई सीनियर डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, स्पेशलिटी डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, तुरंत ही वो टेली कंसल्टेशन से मेडिकल कॉलेज या एम्स या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ जाएंगे। पेशेंट की डॉक्टर के साथ बात होगी, डॉक्टर के साथ बात होगी और वहाँ से ही उसको सलाह मिल जाएगी और वो वहाँ से रिकमेंडेशन भी कर देंगे CHO को कि आप इस टाइप की मेडिसिन लिख दो। उससे फ़ायदा ये होगा जो आज तक जो स्टडी हमारे सामने आई है, सामान्य और गरीब व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट बेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या तो प्राइमरी बेस पर कोई सिम्टम दिख जाए तो बड़े रोग आगे बढ़ते हुए रुक सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज एवरेज टेली कंसल्टेशन चालू हुआ, डेली 3 से 4 लाख लोग टेली कंसल्टेशन का लाभ ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका फायदा ये हुआ है कि गरीब व्यक्ति जब अस्पताल जाते हैं तो उसका एक दिन की कमाई जाती है और कोई व्यक्ति मरीज जाता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो उसके रिश्तेदार भी उसके साथ जाता है तो उसके रिश्तेदार को भी उसके साथ जाना नहीं पड़े। और इसलिए एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है, उसका पॉकेट का खर्च बचा है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की जो सुविधा की है उसका आज गांव के दूर सुदूर के लोग लाभ ले रहे हैं और उससे हेल्थ एक्सेसिबल हो रही है और हेल्थ एफोर्डेबल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 श्री रामचरण बोरा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे पूरा पूछने में आपने समय दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य मिशन परिचर्चा इकोसिस्टम हितधारकों के बीच में जो दूरी कम हुई है, इससे माननीय मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे थे कि 20,000 लोग अब तक इससे जुड़े हैं।
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, राजस्थान में कितने रोगियों को इसका लाभ मिला और कितने आयुष्मान भारत कार्ड और आभा कार्ड बने हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी से जुड़ा न्यू इनिशिएटिव हमने क्या लिए हैं, तो जैसे अभी टेली कंसल्टेशन पे चर्चा हुई, तो उसके साथ ही ये 4 पिलर पे मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो स्ट्रेंथन करने का काम शुरू हुआ है। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के काम, जो कि अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहे जाते हैं, वो लगभग 1,64,000 से ज़्यादा फंक्शनल हुए हैं। तीसरा, हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो माननीय संसद ने पूछा है कि खास करके कितने कार्ड बने हैं और राजस्थान के बारे में उनका सवाल है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिशरी है लगभग भारत में है 55 करोड़, और जिसमें से टोटल कार्ड के जनरेशन को देखा जाए तो वो कार्ड जनरेट हुए हैं 31 करोड़ के लगभग कार्ड जनरेट हुए हैं, और उसमें भी राजस्थान के लगभग 1,95,00,000 लगभग 2 करोड़ के आसपास ये कार्ड जनरेट हुए हैं राजस्थान में। मैं अब इस सदन के माध्यम से सभी सांसद मान्यवर सांसदों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि सब अपने अपने क्षेत्र में ये कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाने की मदद करें, ताकि 5 लाख का एक एश्योरेंस इंश्योरेंस उन्हें मिलता है ट्रीटमेंट के लिए। और आयुष्मान भारत आभा आईडी कार्ड के बारे में उन्होंने पूछा है, तो वो भी हमारी नई पहल है डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से, और जो राजस्थान में है वो लगभग 3 करोड़ आभा कार्ड जनरेट हुए हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये ट्रीटमेंट की सुविधा भी आगे लेके जा रहे हैं हम। धन्यवाद। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि अभी विकसित भारत योजना जो चली है और उससे विकसित भारत यात्रा में जिस प्रकार से कैंप लगकर और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कितने हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्ड बनाने का आग्रह किया है, लोगों को इसमें फार्म भी भरवाए हैं, कितने दिनों में ये इन लोगों के कार्ड बन जाएंगे, ताकि हमारे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, जो असहाय रहते हैं, उन लोगों को भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने का है, उन परिवारों को भी लाभ जल्द से जल्दी मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी मिले। महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश में आज 60 लाख आयुष्मान भारत योजना के बेनिफिशरीज है, यानी कि 12 करोड़ फैमिलीज को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। माननीय सदस्य के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि आज कार्ड बनाने के लिए जाने की वहाँ कार्यक्रम के स्थान पर जाए, वहाँ उसको कार्ड बना के दे, ये तो सरकार की ओर से होगा ही, लेकिन एक आयुष्मान भारत ऐप के पर हमने व्यवस्था की है कि कोई भी लाभार्थी स्वयं अपना केवाईसी करके अपना आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। कोई व्यक्ति उसको मदद करना चाहे, सभी एमपी के पास अपना कार्यालय होगा, अपना कार्यालय के द्वारा, अपने कार्यकर्ता के द्वारा आप जिसका भी उपयोग करना चाहे उसका उपयोग करके आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर जाएंगे तो लाभार्थी की सूची है, ये लाभार्थी की सूची के अनुसार आप केवाईसी करके स्वयं आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को क्रिएट कर सकते हो। लाभार्थी भी क्रिएट कर सकते हैं, बिहाफ ऑफ लाभार्थी आप उसको क्रिएट करके दे भी सकते हैं। उससे 2 फायदा होगा, गरीब व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूँ, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी को मदद करने के लिए संतोष भी होगा, उसका फायदा भी होगा और हमारा जनाधार भी बढ़ेगा। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि को मेरी रिक्वेस्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ के अपने क्षेत्र में रहे गरीब लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में सहयोग करें। श्री हसनैन मसूदी।
मुझे ये अहम सवाल पूछने की इजाज़त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी का ये लक्ष्य है कि एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो। थोड़ा इधर माइक के पास है, तो थोड़ा इधर। तो जनाब, जम्मू कश्मीर में जनाब हेल्थ केयर सिस्टम को बड़ी चुनौती का सामना है। इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैन पावर नहीं है। जहाँ मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में जहाँ 25 लाख के करीब लोग का निर्भर है, वो जहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा आउटडोर है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कि वहाँ पर MRI और पेट स्कैन लगाया जाए, ताकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अगर हम मुस्तहकम न करें तो जहाँ जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात यह